थोड़ा सा जो है मैं एक रिकैप कर देता हूँ जहाँ से मैंने कल एंड किया था क्लास, ठीक है। हमने ये कहा था कि बेसिकली अगर बर्नौली इक्वेशन या बर्नौली इक्वेशन ड्राइव करनी हो, ठीक है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास बेसिकली एक सिंगल एलिमेंट है और उस एलिमेंट के अक्रॉस हमने फोर्सेस को बैलेंस करना है, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने कंसिडर किए थे। एक था आपके पास मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ही था, उसमें दो कोऑर्डिनेट्स थे। एक बेसिकली आपके पास स्ट्रीमलाइन कोऑर्डिनेट्स थे, सेकंड उसके जो है नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक है। तो एस और एन जो आपके पास दो कोऑर्डिनेट हैं जो हमने कंसिडर किए, ठीक है। जो फोर्सेस बैलेंस होंगी वो भी इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के अराउंड होंगी, ठीक है। सबसे पहले हमने स्ट्रीमलाइन कंसिडर की थी, यानी कि स्ट्रीमलाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर किया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि दो फोर्सेस हैं, एक बिकॉज ऑफ द प्रेशर है, ठीक है, जो कल मैंने पूरी आपको स्टार्ट में फिर रिमेंबर कि मैंने टेलर सीरीज बताया था कि टेलर सीरीज से हम किस तरीके से ये वेरिएशन निकाल सकते हैं दो पॉइंट्स पे जो आपके पास इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो वेरिएशन आ रही है प्रेशर की, ऑब्वियसली दूसरी साइड्स पे भी आ रही होंगी, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीम लाइन की डायरेक्शन की बात कर रहे थे। तो हमने ये पॉइंट समझ लो कि ये पॉइंट डेल्टा और ये पॉइंट डेल्टा ये कंसिडर किए थे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वंस हमने जो है वो प्रेशर डिफरेंस मालूम कर लिया था, तो जो नेट चेंज जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ दी प्रेशर चेंज, ठीक है, फोर्सेस में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया था कि वो ये नेट चेंज ही आ रहा है, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ फोर्सेस थी हमारे पास बॉडी फोर्सेस। बॉडी फोर्सेस में मैंने आपको समझाया था कि वी एक्चुअली हैव एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, जिसका आपके पास जो साइज है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये वो एलिमेंट है जो हमने स्ट्रीम लाइन के अक्रॉस कंसिडर किया था, ठीक है। इसकी जो स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग जो लेंथ है वो डेल्टा एस थी, ठीक है। जो नॉर्मल डायरेक्शन में लेंथ थी वो डेल्टा एन थी, और जो थर्ड डायमेंशन थी वो हमारे पास डेल्टा वाई थी, ठीक है। अगर मैं इसका वॉल्यूम राइट करूंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू सॉरी डेल्टा वी, ठीक है, डेल्टा वाई, डेल्टा एन एंड डेल्टा एस, ठीक है। तीनों डायरेक्शन को हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो सिंपल वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अगर मास निकालना है तो मास के लिए हम वी कैन राइट डेल्टा एम जो है वो डेंसिटी टाइम्स डेल्टा वी हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास वेट का कॉम्पोनेंट था, ठीक है, दिस, ठीक है, जो हमारे पास वेट वाला कॉम्पोनेंट, उसके हमने ऑब्वियसली दो कॉम्पोनेंट्स सॉरी वेट के हमने बेसिकली दो कॉम्पोनेंट्स निकाल लिए थे। एक जो स्ट्रीमलाइन की डायरेक्शन में आ रहा था और दूसरा जो है वो उसके नॉर्मल डायरेक्शन में आ रहा था, ठीक है। जो स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट होगा वो ऑब्वियसली इस प्रेशर फोर्स के साथ ऐड हो जाएगा, ताकि हम उसको F इक्वल्स टू एम के साथ फिर उसको ऐड कर सकें ना, ठीक है। जो टोटल सम ऑफ द फोर्सेस होंगी वो सरफेस और प्रेशर दोनों की वजह से आएंगी, ठीक है। तो सरफेस फोर्सेस, ठीक है, डेल्टा के टर्म इसलिए ले रहा हूँ कि स्मॉल एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो रही है, तो टोटल फोर्सेस नहीं है कि सिर्फ उस एलिमेंट के ऊपर ये फोर्सेस अप्लाई हो रही है। डेल्टा एफ एस प्लस सॉरी डेल्टा एफ पी यानी कि प्रेशर की वजह से, और डेल्टा डब्ल्यू यानी कि वेट की वजह से जो इस एलिमेंट की वजह से आ रही है, ठीक है। ये दोनों को हम सम कर लेंगे ऑब्वियसली मास टाइम्स एक्सलेशन के, जो उस डायरेक्शन में एक्सलेशन हमारे पास जनरेट होगी, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगी स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन की एक्सलेशन, ठीक है। तो जो डेल्टा डब्ल्यू है उसके लाइक आई सेड टू यू कि डेल्टा डब्ल्यू का जो साइन कॉम्पोनेंट है, ठीक है, वो आ रहा था हमारे पास इन दी स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली राइट कर सकता हूँ कि डेल्टा डब्ल्यू है हमारे पास मास टाइम्स ग्रेविटी, तो एम टाइम्स ग्रेविटी साइन थीटा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। फिर डेल्टा एम की जगह वी कैन रिप्लेस डेंसिटी और वॉल्यूम, क्योंकि दूसरी टर्म में भी वॉल्यूम आ रहा था, ताकि हम सेम टर्म्स कर सकें, तो सिंपली वी कैन राइट डेंसिटी टाइम्स, ठीक है, ग्रेविटी और साइन थीटा, ठीक है। सर एक सवाल है, जी सर ये जो साइन थीटा वाले जो कंपोनेंट है ये बॉडी फोर्स में आएगा या सरफेस फोर्स में आएगा? बॉडी फोर्स में आएगा ना, मैंने बताया ना कि जो वेट है, ठीक है, वेट बॉडी फोर्स में आ रहा है, क्योंकि ये वॉल्यूम डिपेंड है। अगर वॉल्यूम छोटा होता जाएगा, ठीक है, तो वेट भी कम होता जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम बड़ा तो बड़ा होता जाएगा, ठीक है। सही। ये एक्सटर्नल बेसिकली ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना। सरफेस फोर्सेस में वो फोर्सेस आ रही हैं जो एक्सटर्नली अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नल इफेक्ट, ठीक है। जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल इफेक्ट्स की वजह से आ रहा है, शेयर स्ट्रेस जो है वो एक्सटर्नल इफेक्ट्स की वजह से आ रही है, ठीक है। तो जो फोर्सेज है वो एक्सटर्नल इफेक्ट्स की वजह से आ रही हैं, जबकि जो बॉडी फोर्स है वो इसके इंटीग्रल जो भी आपके पास सोर्सेज है उनकी वजह से आ रही है। वेट जो एक इंटरनल सोर्स है, ठीक है, जिसकी वजह से आ रही है, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी या मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसको हमने यहाँ पे सोर्स ऐड कर दें, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ से जनरेट होनी शुरू हो जाए, ठीक है, उस केस में भी आपके पास
जो है वो बॉडी फोर्स में आ जाएगी। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, तो नाउ आई कैन सिंपली मूव ऑन। तो मैं आपको जो बता रहा था वहाँ पे कि वेट के जो साइन कॉम्पोनेंट है वो यहाँ आ जाएगा डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम के साथ हमने इसको किया था। और डेंसिटी और ग्रेविटी इसको मैं बता चुका हूँ, ये रिप्रेजेंट करती है हमारे पास स्पेसिफिक वेट को। ठीक है, स्पेसिफिक वेट की जगह आ जाएगा गैमा डेल्टा बी साइन थीटा। ठीक है, ये जो टर्म्स थी ये दोनों आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि गैमा साइन थीटा डेल्टा बी किसका मल्टीप्लाई होकर वेट की टर्म आ गई, जबकि ये प्रेशर डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम एक एक्सट्रीम लाइन के अलॉन्ग मूव करेंगे तो एनी चेंज इन द प्रेशर इन द स्ट्रीम वाइज डायरेक्शन और जो वेट का साइन कॉम्पोनेंट है वो रोल प्ले कर रहे होंगे फ्लो को एक्सलरेट और डिसलेट कराने में। ठीक है ना, क्योंकि यही दोनों फोर्सेज जो है ये बैलेंस हो रही हैं मास टाइम्स एक्सलेशन के साथ। ठीक है, ये जो टर्म है ये बेसिकली ये टर्म क्या आ रही है, ये बेसिकली टर्म है आपके पास डेल्टा एम यानी कि मास टाइम्स एक्सलेशन ऑफ द स्ट्रीम वाइज डायरेक्शन। ठीक है, डेल्टा एम भी हो जाएगा रो डेल्टा वॉल्यूम। ठीक है, एक्सलेशन क्या है, एक्सलेशन में समझाया तो एक्सलेशन यहाँ पे जो है वो स्ट्रीम वाइज एक्सलेशन है। स्ट्रीम वाइज एक्सलेशन की मैंने कहा था आपको कि आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन मैंने दूसरी क्लास में थोड़ा सा हिंट दे दिया था, तो आपको भी उसकी थोड़ी सी हिंट समझा देता हूँ कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि हमने ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर किए यहाँ पे कि एक स्ट्रीम वाइज है और दूसरा नॉर्मल है। ठीक है, स्ट्रीम वाइज और नॉर्मल जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपस में हमेशा नॉर्मल रहेंगे, मतलब 90 डिग्रीज पे होंगे, तो हर पॉइंट पे कि 90 डिग्रीज पे रहेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये किसी भी फ्लो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि इस फ्लो को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि स्ट्रीम लाइन कर्व की फॉर्म में चेंज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको फ्लो को यहाँ पे सॉल्व करना चाहूँ तो इन दोनों पॉइंट्स पे मैं कंसिडर कर सकता हूँ बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, किसके अलाउंग किस तरह से फ्लो चेंज हो रहा है हम उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसी ऑब्जेक्ट पे जो हमारे पास फ्लो की वेलोसिटी आ रही है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आगे समझाता हूँ किस तरह से होगा। ठीक है, अभी तो इतना होल्ड करो कि हमारे पास जो एक्सेलेरेशन है वो उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक आपके पास स्ट्रीम वाइज कंपोनेंट होगा और दूसरा जो है वो नॉर्मल कंपोनेंट होगा। अब ये आते कैसे हैं, ये आते हैं हमारे पास बाय सिंपली यूजिंग आपके पास मटेरियल डेरिवेटिव। ठीक है, मटेरियल डेरिवेटिव आगे हम काइनेमेटिक्स का टॉपिक है चैप्टर 4 में, वहाँ पे और इसको फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। मटेरियल डेरिवेटिव सिर्फ हमें ये समझा रहा होता है कि जो टाइम रेट ऑफ चेंज है किसी भी प्रॉपर्टी का, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कल मैंने आपको टेम्परेचर की एग्जांपल दी थी कि टेम्परेचर जो है वो टाइम और स्पेस के साथ वेरी कर सकता है। ठीक है, तो अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर कोई टेम्परेचर अगर मैं फर्स्ट कर लूँ इज अ फंक्शन ऑफ टाइम स्पेस कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई। ठीक है, इन तीन का फंक्शन है। ठीक है, तो एक तो टर्म हो गई आपके पास टाइम वाली। ठीक है, सेकंड टर्म आ जाएगी फ्लो कन्वेक्ट भी हो रहा है यानी कि मूव कर रहा है, तो सेकंड टर्म आ जाएगी चेंजेस ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन। थर्ड टर्म आ जाएगी आपके पास चेंजेस ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये सब मिलके हमारे पास फॉर्म करता है एक डेरिवेटिव जिसको हम कहते हैं टोटल डेरिवेटिव या। ठीक है, मटेरियल डेरिवेटिव के अंदर टाइम और स्पेस दोनों की वेरिएशन जो है वो शो हो रही होती है। ठीक हो गया, इसका मतलब है कि अगर मैंने जब बर्नौली इक्वेशन बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि टाइम यानी कि ये वाली जो वेरिएशन है वो नहीं होगी, तो सिर्फ दो टर्म्स रह जाएंगी विच इज दीज टू टर्म्स, अगर हम उसको मैं राइट करूं इन टर्म्स ऑफ स्पेशल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि हमने किस तरीके से जो आपके पास एक्सलेशंस हैं इन दी स्पेस स्पेशल कोऑर्डिनेट, सॉरी स्ट्रीम वाइज कोऑर्डिनेट और जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट है, ये एक्सलेशन को हमने किस तरह से ड्राइव किया है वो आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी जो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है एज यू कैन सी कि वो हमेशा टेंजेंट है स्ट्रीम लाइन के। जब हमने अपनी एनालिसिस स्टार्ट किए तो हमने कहा कि वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट है टू दी स्ट्रीम लाइन का जो यहाँ पे यूनिट वेक्टर बन रहा होगा। ठीक है, तो उसके हमेशा टेंजेंट है, तो यहाँ पे हमने सिंपली प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया डेरिवेटिव का। एक आपके पास डेरिवेटिव वेलोसिटी का आ गया और सेकंड जो है वो उस नॉर्मल कोऑर्डिनेट सॉरी जो आपके पास यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का जो है वो आपके पास डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, और फिर बाद में हमने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया है यूजिंग
और मटेरियल डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये जो टर्म्स हैं इसकी मैं सिंप्लीफिकेशन पे नहीं जा रहा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब हम, सही है। तो मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था कि जो हमारे पास ये टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, ये सिंप्लीफाई कैसे हो रही है, मैं इसको अभी आपको ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देता हूँ। एक तो हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में ये अज्यूम किया है कि हमारे पास स्टेडी फ्लो है, तो वेरिएशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाली वो हमने जीरो कर दी है। सेकेंड हमने ये कंसिडर किया है कि पार्टिकल जो है वो हमेशा स्ट्रीम लाइन पे मूव कर रहा है, इसके बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है, अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन कर रहा है, क्योंकि जो वेलोसिटी वेक्टर हमेशा इस पर टेंजेंट रहेगा, तो पार्टिकल हमेशा इसके स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा। और थर्ड एक और हमारे पास सिंप्लीफिकेशन थी विच इज रिलेटेड टू के जो आपके पास हर पॉइंट पे जो आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है, उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, ठीक है। ये डायरेक्शन चेंज जो है वो रिलेट की जा सकती है आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ, कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्स होती है ये डायरेक्शनल चेंज, ठीक है। तो अगर हम ये तीनों सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास दो टर्म बन जाती हैं। एक हमारे पास रिमेनिंग रह जाती है जो आपके पास यूनिट वेक्टर एस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, और सेकंड जो आपके पास एन डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि इसके नॉर्मल, ठीक है। एक को हम कह देते हैं उसकी स्ट्रीम वाइज एक्सलेशन है, और सेकंड जो आपके पास नॉर्मल एक्सलेशन है। ये दोनों टर्म्स आप जो है आपके डायनेमिक्स के जो टॉपिक है उसके अंदर भी आई होप सो आपने स्टडी कर ली होंगी, ठीक है, कि आपकी ये वाली जो टर्म है बेसिकली जो सेंटीपिटल एक्सलेशन है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है वी स्क्वायर ओवर वाली, और जो वी डी वी ओवर डी एस वाली टर्म है वो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग दी स्ट्रीम लाइन या कर्वेचर जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक हो गया? यस। अच्छा, नाउ गोइंग बैक टू द टॉपिक जहाँ पे हमने अपनी इक्वेशन राइट की थी, उसको मैं थोड़ा सा जल्दी से कंक्लूजन की तरफ आता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन में हमने ये राइट देख लिया है कि सॉरी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि तीनों टर्म्स आ गई हैं, दीज आर बेसिकली योर समेशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, एंड दिस टर्म इज बेसिकली योर मास टाइम्स एक्सीलरेशन, ठीक है। इनको अब हम करना है सिंप्लीफाई। ये क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में पार्शियल डेरिवेटिव इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, तो हमने इसको सबसे पहले क्या करना है, इसको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट करना है। साइन थीटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपकी स्ट्रीम लाइन है वो किसी एंगल पे मूव हो रही है विद रिस्पेक्ट टू जो आपके पास एलिवेशन है, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका पार्टिकल है, ठीक है, वो उसकी कुछ ना कुछ एलिवेशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपली साइन थीटा को इस एलिवेशन चेंज के साथ जो है वो रिप्लेस करवा दिया, ठीक है। आरिफ एक मिनट रुक जाए, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और ये जो है ये अगेंस्ट इसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये इसी वाले पार्टिकल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसकी अपनी ये जो डायरेक्शन है ये स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन है, ठीक है, इधर, ठीक है, और जो इसका एंगल बन रहा है थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये जो चेंज आ रहा है पार्टिकल की पोजीशन में, ठीक है, ये डेल्टा जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपको वहाँ पे मैंने शो किया, ठीक है। अच्छा, ये मैं एक पॉइंट्स दो पॉइंट्स इसकी कंप्लीट कर दूँ, फिर मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो हो गया साइन थीटा की जगह इसको हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। सेकंड जो टर्म है आपके पास प्रेशर विद चेंज विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कंसिडर कर लें स्ट्रीम लाइन पे, तो प्रेशर किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रेशर उसको हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चेन रूल अप्लाई करके, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें कि जो आपके पास हम एक सिंगल जो है वो स्ट्रीम लाइन पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक सिंगल स्ट्रीम लाइन का मतलब है कि अगर स्ट्रीम लाइन एक और बना दी जाए तो इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 1 है, ठीक है। अगर एक सिंगल स्ट्रीम लाइन पे मूव कर रहे हैं तो dn यानी कि चेंज इन दी नॉर्मल डायरेक्शन वो तो जीरो हो गया, ठीक है, यानी कि स्ट्रीम लाइन का कोई दूसरी स्ट्रीम लाइन पे मूव नहीं कर रहे, देयर इज नो चेंज इन दी स्ट्रीम लाइन, ठीक है। तो ये वाली टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। सिंपली हमारे पास जो टर्म्स रह जाएंगी उसमें डावा पी ओवर डावा एस की टर्म रह जाएगी, ठीक है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई जो प्रेशर है अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन, ठीक है, वो सिर्फ स्ट्रीम लाइन का फंक्शन है, ठीक है, वो नॉर्मल का फंक्शन नहीं है, यानी कि वो हम दूसरी स्ट्रीम लाइन पे मूव नहीं कर रहे, सिर्फ स्ट्रीम लाइन पोजीशन का फंक्शन है, यानी कि सिर्फ अलॉन्ग दी एस वो चेंज होगा, ठीक है, एन का फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन इजीली राइट कि जो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव वो नॉर्मल डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों को बस इजीली समझ में आ गई है कि बेसिकली अगर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ
स्ट्रीम वाइज डायरेक्शन का फंक्शन हो तो हम जो है वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को पार्शियल डेरिवेटिव को ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म थी वेलोसिटी वाली, वहाँ पे भी यही जो है सिंप्लीफिकेशन है कि वेलोसिटी सिर्फ हम कंसिडर कर रहे हैं कि जब वाले स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो सिर्फ स्ट्रीम वाइज डायरेक्शन में ही जो है वो उसी का फंक्शन है, ठीक हो गया। तो अब मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ इस इक्वेशन को कि ये जो v dvs है, ठीक है, ये बेसिकली इस तरह से राइट किया जा सकता है हाफ dv स्क्वायर ओवर ds से, क्योंकि अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो क्या बन जाता है 2v dv बन जाता है, ठीक है। तो 2v dv ये कैंसिल हो जाएगा और वापस इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन सिंपली डेरिवेटिव ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स की फॉर्म में आ गई है, हम इसको जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं बहुत ईजिली, ठीक है। जो कल मैं आपको बता रहा था कि इंटीग्रेट होकर इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो जो प्रेशर की टर्म है वो जो डेल्टा पी वाई टर्म है, ठीक है, वो इंटीग्रेट होकर सिंपली हमारे पास ई आ जाएगा, ये इंटीग्रेट होकर आ जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर और ये इंटीग्रेट होकर आ जाएगा आपके पास गैमा जेड, ठीक है, जो यहाँ पे आपको तीनों टर्म्स नजर आ रही है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके पास ऑब्वियसली इक्वेशन अलोंग द स्ट्रीम लाइन, और ये कांस्टेंट क्यों आ रहा है, ऑब्वियसली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे थे तो एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इंटीग्रेशन के बाद आया। अच्छा, ये तो इक्वेशन हमारे पास है बर्नौली इक्वेशन जो अलोंग द स्ट्रीम लाइन आ रही है। क्या सिमिलर सॉर्ट ऑफ इक्वेशन जो है वो नॉर्मल डायरेक्शन में भी होगी, एनर्जी नॉर्मल डायरेक्शन में भी कांस्टेंट कंजर्व करेगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो नॉर्मल डायरेक्शन की जो इक्वेशन होगी उसमें सिंपली फर्क क्या आएगा, जो प्रेशर चेंज आएगा वो नॉर्मल डायरेक्शन का आएगा, वेट का जो कॉम्पोनेंट आएगा वो भी नॉर्मल वाला आएगा, ठीक है। और थर्ड जो एक्सलेशन जो हम यूज करेंगे वो भी सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, यानी कि जो आपके पास ए एन वी स्क्वायर ओवर आर वाली जो टर्म है वो यूज करेंगे, ठीक है। इसको हम अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो एक सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी जो होल्ड करेगी अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन, ठीक है। ये जो वर्ड है अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन, इसमें जो आपके पास टर्म इन्वॉल्व हो रही है उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप नॉर्मल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, जो सेंटीमीटर एक्सलेशन को शो कर रहा है, ठीक है। नाउ अब जो हमारे पास काम था वो अभी तक तो बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। इसको अब हमने एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन की फॉर्म में राइट कर लिया। अब ये जो हम बाकी आगे चीज़ें करेंगे, जो भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग ये पूरी इक्वेशन ड्राइव करें, ठीक है। मैं आप लोगों को उस पॉइंट पे ये क्वेश्चन कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल जब हम बर्नौली इक्वेशन ड्राइव कर रहे थे तो हमने कौन कौन से फोर्सेस को कंसिडर किया था, ठीक है, या बर्नौली इक्वेशन की लिमिटेशंस क्या है, किन किन फ्लोज पे वो अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। पूरी डेरिवेशन समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पूरी अंडरस्टैंडिंग हो कि ये किन किन फोर्सेस को इंक्लूड कर रहा है जब हम फ्लो को एक्सलेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो फ्लो की एक्सलेशन और डिक्सलेशन सिर्फ और सिर्फ बर्नौली इक्वेशन में दो फोर्सेस पे डिपेंड कर रही होती है, एक प्रेशर पे और दूसरा उसके वेट पे, यानी कि उसकी हाइट पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, ठीक है। ओके, तो जो आपके पास सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे तीन जो आपके पास एनर्जीज इन्वॉल्व है, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जिनका जो सम है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है अलोंग अ स्ट्रीम लाइन इफ यू आर कंसिडरिंग ए, ठीक है, इफ यू आर कंसिडरिंग अ फ्लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब वहाँ पे वो स्टेडी हो, रोटेशनल हो, फ्रिक्शनलेस हो, ठीक है, और इनकम्प्रेसिबल हो, ठीक है। ये तो मैं बहुत ही दफा आपको समझा चुका हूँ कि इनकम्प्रेसिबिलिटी का वर्ड जो है वो ये शो कर रहा होता है कि बेसिकली डेंसिटी की वेरिएशन बहुत स्मॉल है या नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो अगर डेंसिटी की वेरिएशन स्मॉल या नेग्लिजिबल है उस केस में हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड्स के लिए तो मैंने आपको बता दिया था कि लिक्विड्स की डेंसिटी बहुत कम चेंज होती है, उसका बल्क मॉडुलस बहुत हाई होता है, ठीक है। तो उसकी जो वेरिएशन ऑफ द डेंसिटी बहुत कम आती है, लेकिन जो गैसेज हैं उनकी डेंसिटी वेरिएशन हो सकती है। लेकिन क्या हम एयर के लिए इनकम्प्रेसिबल का वर्ड यूज नहीं कर सकते, एयर भी इनकम्प्रेसिबल हो सकती है, प्रोवाइडेड दैट कि आपके पास जो मार्क नंबर है वो 0.3 से लेस देना। मार्क नंबर क्या होता है, मार्क नंबर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिटरमिन करने के लिए यूज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू साउंड, ठीक है। मार्क नंबर को हम डिफाइन करते हैं v/c से, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ द साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड के साथ हम कंपेयर करते हैं, अगर ये वेलोसिटी जो है वो ये नंबर जो है वो लेस देन 0.3 है तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो डेंसिटी की वेरिएशन होगी बहुत स्मॉल होगी, ठीक है, डेंसिटी की वेरिएशन जो है वो स्मॉल होगी, ठीक है। इस केस में
आप जो है वो इनकम्प्रेसिबल जो है वो कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और हम इस पूरी इक्वेशन को जो है वो 3 डिफरेंट फॉर्म्स में राइट कर सकते हैं। ये इक्वेशन अभी मैंने जो आपको दिखाई थी वो इस फॉर्म में थी, ठीक है, जिसको हम इसकी प्रेशर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप नोटिस करें कि इसमें जितनी भी टर्म्स हैं उनकी जो डायमेंशंस बनेंगी वो प्रेशर की बनेगी। ये भी प्रेशर की डायमेंशन है, ये भी प्रेशर की डायमेंशन है, ये भी प्रेशर की डायमेंशन है, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट है जिसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व है उसको हम डायनामिक प्रेशर कह रहे होते हैं, ठीक है। जो उसमें हाइट इन्वॉल्व है उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कह रहे होते हैं, ठीक है। और जो आपके पास थर्मोडायनामिक प्रेशर है उसको हम स्टैटिक प्रेशर कह रहे होते हैं, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन भी हो सकते हैं, यानी कि इक्वेशन सेम रहेगी, सिर्फ इसको हमने क्या किया, इसको रॉ टाइम्स ग्रेविटी से डिवाइड करवा दिया, ठीक है। हर टर्म को रॉ टाइम्स ग्रेविटी से डिवाइड करवा दिया। अब क्या होगा, ये हो गया हेड की फॉर्म में, ठीक है। इसका मतलब है कि हर टर्म जो है वो किसी न किसी लेंथ की डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये भी लेंथ की डायमेंशन है, ये भी लेंथ की डायमेंशन है, और ये भी लेंथ की डायमेंशन है। इस फॉर्म में जब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं तो इसकी कहलाता है प्रेशर हेड, ठीक है। ये वाला कहलाता है वेलोसिटी हेड, ठीक है। और जो थर्ड आपके पास कहलाता है वो एलिवेशन हेड, क्योंकि ये एलिवेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो मतलब एनर्जीज की फॉर्म में भी इसको राइट कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे फिर ये एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी की यूनिट्स में आ रहे होंगे, ठीक है। तो पॉइंट इज कि आपको एक इक्वेशन हमेशा एक फॉर्म में राइट कर लो, याद कर लो, ठीक है। बाकी को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो उसको उस फॉर्म में ड्राइव कर लो। अगर हेड निकालना है किसी चीज़ का, ठीक है, तो फिर हम उसको हेड की फॉर्म में राइट कर लेंगे। अगर सिर्फ प्रेशर निकालना है तो प्रेशर की फॉर्म में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो आई गेस कि ये वाली फॉर्म बहुत ईजी है, आप लोगों को नहीं अब तक याद हो गई होगी, तो इसको याद कर लो। बाकी फॉर्म इससे ड्राइव हो सकती है, कोई इशू नहीं। जी बोलो बिलाल। सॉरी, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ, एक सेकंड अनम्यूट कर देता हूँ। जी बोले बिलाल। बिलाल, कैन यू आस्क कुछ नहीं हुआ अभी तो। सर सर हो गया जी सर। ये हेड फॉर्म को जरा सही से समझाएगा सर, समझ में नहीं आ रहा। यानी कि यानी कि लेंथ के हिसाब से हम किस तरह इसको यानी कि राइट करते हैं, मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि अगर हम जो आपके पास टेक्निकल टर्म्स है ना, टेक्निकल टर्म्स के अंदर ये हम चीज़ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कभी कोई आपसे कहता है इसका प्रेशर हेड कितना है, यानी कि बेसिकली वो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लेकिन इन डायमेंशंस ऑफ द लेंथ, ठीक है। प्रेशर हेड का मतलब है कि आपके पास ये पी ओवर रो जी की टर्म कितनी है, ठीक है। अगर काइनेटिक हेड की बात करूं, ठीक है, तो काइनेटिक हेड का मतलब है कि आपके पास ये वेलोसिटी हेड वाली टर्म कितनी है, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपके पास प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और एलिवेशन की होगी, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ उसकी डायमेंशन जो है वो लेंथ की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, यहाँ पे यूज करते हैं लोग, क्या उसको हेड की टर्म भी यूज करते हैं। तो आप अगर कोई कह रहे आपके पास एलिवेशन हेड है तो आपसे परेशान नहीं हो जाए, वो सिंपली उसकी एच की बात कर रहा है, ठीक है। अगर उसको कोई काइनेटिक हेड कह रहा है या वेलोसिटी हेड कह रहा है तो वो सिंपली उसको हम जो है वो v² / 2g की टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ डिफिकल्ट लग रही है तो अभी इस मोमेंट पे सिर्फ और सिर्फ प्रेशर फॉर्म को याद रखो, बाकी चीज़ें उसी से इजीली ड्राइव हो जाती हैं, कोई चीज़ में टेंशन नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ बता रहा है इसलिए है कि आप लोग कहीं पे इसको पढ़ो तो आपको कोई नई चीज़ ना लगे, ठीक है। अदनान, एक सेकेंड, आपको जो है वो इजीली कर सकते हो, ठीक है। अच्छा यार, ये जो है ना मुझे ईजी होता है कि मैं आप लोगों को अलाउ कर दूं, लेकिन प्लीज़ इसका रिस्पेक्ट किया करो। जी आप खुद ही कर लो, अदनान हो गया शायद। सर ये जो है कांस्टेंट अलोंग स्ट्रीम लाइन है, और जी, ये इसकी फिर कांस्टेंट अक्रॉस स्ट्रीम लाइन अलग होगी क्या? कांस्टेंट अक्रॉस और स्ट्रीम लाइन अलग होगा, बिल्कुल डेफिनेटली, ठीक है। क्योंकि एनर्जी दो डिफरेंट, मतलब ये कह रहा है कि अलोंग द स्ट्रीम लाइन कितनी एनर्जी है और अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन कितनी एनर्जी है, टोटल उसका सम कितना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमने मुझे बता दिया, मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अगर जैसे इसने मुझे बात किया दान ने कि कांस्टेंट अलोंग द स्ट्रीम लाइन और अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन डिफरेंट होगा, ठीक है। सबसे पहले तो अगर हमें कांस्टेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही होती, ठीक है, हम बेसिकली दो डिफरेंट पॉइंट्स ले लेते हैं जब भी कोई फ्लो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज कि मैं ऐसा कोई फ्लो सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक फैन मौजूद है, ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट ये कंसिडर किया 1, सेकंड पॉइंट यहाँ कंसिडर किया 2, ठीक है।
अब 1 से लेके 2 तक तो मैं बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई कर सकता हूँ कि मैंने कहा कि यार जो पहले पॉइंट की स्टैटिक प्रेशर है, काइनेटिक प्रेशर है, ठीक है, और यानी कि डायनामिक प्रेशर है, और जो एलिवेशन प्रेशर है, ये बराबर है सेकंड पॉइंट की इन तीनों टर्म्स की, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने 1.1 और 2 लिख लिया ताकि हम इसको डिफरेंशिएट कर सकें, ठीक है। लेकिन क्या मैं ऐसा पॉइंट ले सकता हूँ जैसे कि ये पॉइंट मैंने ले लिया 3 और 4, क्या मैं 2 और 3 के दरमियान ये इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। सिर्फ सर 2 और 3 पॉइंट हाँ, पॉइंट सिर्फ पॉइंट 2 और 3 तो सर अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, उसकी रीजन क्या है, ठीक है। पॉइंट 2 और 3 की एनर्जी डिफरेंट है, ठीक है। आप अगर नोटिस करो यहाँ पे एक एक्सटर्नल एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है बिकॉज ऑफ द फैन, ठीक है। तो 2 और 3 की एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अक्रॉस ऐसा जहाँ पे आपके पास कोई एक्सटर्नल फैन या एक्सटर्नल सोर्स इन्वॉल्व हो रही है, वहाँ पे आप बर्नौली इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इस पॉइंट पे जंप आ जाएगा ना, यहाँ पे एनर्जी का कोई जंप आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू नहीं है उसकी। अगर सर ये नहीं होता बीच में फैन, तो अगर फिर तो कर सकते फैन नहीं थे होता, ना। अगर फैन नहीं होता तो लेट सपोज कि मैं 3 और 4 में अप्लाई करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन 2 और 3 के दरमियान नहीं कर सकता, या 1 और 3 के दरमियान नहीं कर सकता। तो अक्रॉस अगर कोई आपके पास इसको मैं कह लेता हूँ डिसकंटिन्यूटी कह लेता हूँ, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी इन द एनर्जी है ना, एक्सटर्नली कोई फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है जिसकी वजह से डिसकंटिन्यूटी आ रही है। तो अक्रॉस एनी डिसकंटिन्यूटी आप बर्नौली इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं आ रही है, फैन नहीं आ रहा है, कंप्रेसर नहीं आ रहा है, कोई टर्बाइन नहीं आ रही है, तो उस केस में आप ये इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सर इस केस अगर हमें करनी पड़ी है तो हम क्या करते हैं? उस केस में बेटा फिर हम बर्नौली इक्वेशन यूज नहीं करते। उस केस में हमारे पास जो है एक और इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं नाविल-स्टोक्स इक्वेशन। ये देखो, पहला चीज तो ये जो टेक्स्ट है आपके पास, मतलब बर्नौली इक्वेशन है, ये बहुत ओल्ड इक्वेशन है, ठीक है। 1738 में ड्राइव हुई थी बाय बर्नौली, ठीक है। डैनियल बर्नौली ने इसको किया था। तो ये ओल्ड टेक्स्ट में ड्राइव हुई थी, और इसमें हमने बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन को जो है ना वो कंसिडर किया ताकि हम जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ना उनको एलिमिनेट कर दें और फ्लोज को इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है। लेकिन अगर मुझे तमाम चीज़ों को इंक्लूड करना हो, जैसा कि आपने देखा होगा बर्नौली इक्वेशन में मैंने 4 असम्पशंस की थी। एक तो ये कि विस्कस इफेक्ट्स नहीं होंगे, स्टेडी फ्लो होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा, और ये मैं बता चुका हूँ कि इसके लिए हम मार्क लेस देन 0.3 कंसिडर करते हैं अगर गैसेस हो तो, ठीक है। और अगर इक्वेशन स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग अप्लाई हो, ठीक है। ये चारों पॉइंट कंसिडर करते हैं जब हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर रहे होते थे, ठीक है। अगर मुझे ये चारों चीज़ें भी इंक्लूड करनी है, यानी कि विस्कस इफेक्ट्स भी डालना है, ठीक है, अनस्टेडी फ्लो भी डालना है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में रैंडम डायरेक्शन में जो है वो इक्वेशन अप्लाई करके चेक करना है, और कंप्रेसिबल फैक्टर भी आ जाए, ठीक है। तो अगर ये चारों चीज़ें इंक्लूड करनी हो तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें फिर उसको नाविल-स्टोक्स इक्वेशन यूज करनी होगी, ठीक है। नाविल-स्टोक्स इक्वेशन मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है जिसके थ्रू आप फ्लो डायनामिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्या ये कहना सही होगा कि बर्नौली इक्वेशन नाविल-स्टोक्स इक्वेशन का एक बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है? जी, ठीक है, ऐसे, Yes. ठीक है। नाविल-स्टोक्स इक्वेशन का एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो आप कह सकते हैं कि वो बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। जी सर। अब इस इक्वेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, सिर्फ रिपीट करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें इजी हो जाए अंडरस्टैंड करना, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि जो टोटल प्रेशर की टर्म्स थी इसमें 3 प्रेशर इन्वॉल्व थे, ठीक है। एक तो आपके पास ऑब्वियसली इसका थर्मोडायनामिक प्रेशर है, ठीक है, विच इज आपके पास स्टैटिक प्रेशर जिसको हम कहते हैं। सेकंड जो v स्क्वायर वाली टर्म है, अगर वो प्रेशर, ये प्रेशर फॉर्म है ना इक्वेशन की, ठीक है, दिस इज प्रेशर फॉर्म, क्योंकि तमाम जो टर्म्स हैं, ठीक है, वो उसकी जो डायमेंशन है वो प्रेशर की बन रही होंगी, ठीक है। तो जो सेकंड टर्म है वो कहलाती है हमारे पास डायनामिक प्रेशर, ठीक है, और ये इंक्लूड कर रहा होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल को, ठीक है। और थर्ड टर्म जो है विच इज गैमा जेड, ये एलिवेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर दो पॉइंट्स डिफरेंट हाइट पे हैं, ठीक है, ये स्ट्रीम लाइन डिफरेंट हाइट्स पे, तो जो इसका एलिवेशन चेंज हो रहा होगा उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा होगा वो आ रहा होगा आपके पास एलिवेशन प्रेशर की वजह से, ठीक है। अब बाकी जो दो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, स्टैग्नेशन प्रेशर और टोटल प्रेशर, ये क्या चीज़ है, ठीक है। स्टैग्नेशन प्रेशर का कॉन्सेप्ट जो है वो यूजुअली वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हम सम सॉर्ट ऑफ वेलोसिटी को कैलकुलेट करना हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल के लिए आप कंसिडर कर लो, लेट्स सपोज हमारे पास एक कार है, ठीक है,
इसको हम दो तरीके से एनालिसिस हो सकती है, आइदर हम कार को मूव करवा लें या फ्लो को मूव करवा लें, ठीक है। तो लेट सपोज कि हमने विंड टनल के अंदर कार को स्टैटिक रखा हुआ है और फ्लो जो है ना सर्टेन वेलोसिटी से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब मुझे सॉरी ये नॉन जीरो होगी, ठीक है। जो फ्लो की जो वेलोसिटी है, ठीक है, उसको कंसिडर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एनी आइडिया? क्या वापस रिपीट कीजिएगा? जी, क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर लेट सपोज मुझे ये फाइंड आउट करना है कि फ्लो जो है कितनी स्पीड के साथ आ रहा है। आप इसको कार भी ले सकते हो, इसको एयरक्राफ्ट भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर मुझे सर कार की कार, प्लस कर देंगे आप किस स्पीड से? ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें सिंपल अगर इस पॉइंट का प्रेशर और वेलोसिटी पता हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्लो आ रहा है इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसकी अगर मैं नोज कंसिडर कर रहा हूँ तो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है। तो हाइट दोनों की सेम है ऑलमोस्ट, अगर हम सेम हाइट पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, दोनों की सेम हाइट है, ठीक है। जी। अब अगर मैं अप्लाई करता हूँ जो हमारे पास इक्वेशन है विच इज आवर बर्नौली इक्वेशन, ठीक है, या बर्नौली इक्वेशन, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होगी, P2 हाफ रो V2 स्क्वायर ओवर Z2, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा कि Z1 और Z2 सेम हाइट्स हैं, ये जो है कैंसिल हो गए, ठीक है। पॉइंट 2 की वेलोसिटी क्या है, 0, ठीक है। रिमेनिंग क्या रह गई, 3 टर्म्स रह गई हमारे पास, 1 2 और 3, ठीक है। इसको मैं राइट कर सकता हूँ P2 P1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो आपके पास यहाँ पे प्रेशर बन रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टेगनेशन प्रेशर, ठीक है, क्योंकि ये स्टेगनेंट पॉइंट का प्रेशर है, ठीक है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो रही है, ठीक है, फ्लो स्टेगनेंट हो रहा है, ठीक है, ये कहलाता है हमारे पास स्टेगनेशन प्रेशर, ठीक है। सॉरी, तो आप क्या बात कर रहे थे बेटा, बोलो। मैंने असल में ये लिखा था कि आपके पास जो ये टर्म है, ठीक है, प्रेशर वेलोसिटी, ठीक है, और गैमा Z1, ठीक है, ये बराबर था प्रेशर हाफ रो V2 स्क्वायर और गैमा Z2, ठीक है। तो जो भी मेरा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, फ्लो जो है यहाँ से आ रहा है, ठीक है, विद सर्टेन वेलोसिटी V, जिसको हम V1 कह लेते हैं, ठीक है, और इसका जो प्रेशर है वो P1 है, ठीक है। इस पॉइंट पे आके ये बिल्कुल स्टेगनेंट हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल इसको काइंड ऑफ रिएक्शन या क्या कहते हैं, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आके जो है वो वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी, स्टेगनेंट हो जाएगी, ठीक है, फ्लो, और जितनी भी एनर्जी है आपके पास, ठीक है, वो सबकी सब कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो तो 0 होगी, लेकिन प्रेशर जो है वो उस पॉइंट का होता है हमारे पास कहलाता है स्टेगनेशन प्रेशर, ठीक है। तो अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स पे अप्लाई करूँ यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन, तो एज आई सेड कि हाइट्स तो का इफेक्ट तो 0 है, ठीक है, लेकिन जो आपके पास वेलोसिटी है, ठीक है, सेकंड पॉइंट की वेलोसिटी तो 0 हो रही है, ठीक है, सेकंड पॉइंट पे फ्लो की वेलोसिटी 0 हो रही है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट पे नहीं है, फर्स्ट पॉइंट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी मौजूद है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम राइट कर सकते हैं P2 P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो पॉइंट 1 पे जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी और जितनी भी आपके पास प्रेशर एनर्जी थी, जब वो फ्लो के साथ ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आई है, वो सब की सब कन्वर्ट हो गई है प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। और इसको हम कहते हैं बेसिकली स्टेगनेशन प्रेशर, ठीक है, क्योंकि ये स्टेगनेशन पॉइंट का प्रेशर है, ठीक है, तो ये स्टेगनेशन प्रेशर कहलाता है, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें हमने कंसिडर किया है कि एलिवेशन इफेक्ट्स जो है वो नेग्लिजिबल है, इस वजह से हमने एलिवेशन इफेक्ट्स को कंसिडर नहीं किया। अब क्या इस इक्वेशन को यूज करके मैं वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ इस फ्लो की जो यहाँ पे आ रही है? ऑब्वियसली अगर दोनों पॉइंट्स का मुझे प्रेशर पता चल जाए तो मैं इसकी वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, ठीक है। वेलोसिटी सिंपली आ जाएगी आपके पास P स्टेगनेशन, ठीक है, माइनस P1, ठीक है, इसके साथ टू साइड मल्टीप्लाई होगा और डेंसिटी नीचे आ जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन को खाली मैंने रीअरेंज किया है वेलोसिटी के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट कैसा है ये मैं समझाता हूँ आगे की स्लाइड में। एक लास्ट पॉइंट रहेगा यहाँ पे कि जो टोटल प्रेशर है, ठीक है, टोटल प्रेशर बेसिकली इन तीनों प्रेशर्स का सम है जिसको हम टोटल प्रेशर कॉल कर रहे हैं, ठीक है, स्टैटिक, डायनेमिक और एलिवेशन, जिसको हम टोटल प्रेशर कॉल कर रहे हैं। अच्छा, मैं इस बात पर आ जाता हूँ कि वेलोसिटी इंपॉर्टेंट किस तरह से। ये वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जांपल अगर हम एक एयरक्राफ्ट की बात करें, ठीक है, एयरक्राफ्ट में इस तरह की जो है ना पीटोस्टैटिक ट्यूब होती है, ठीक है। अब पीटोस्टैटिक ट्यूब में हमारे पास दो प्रेशर मेजर हो रहे होते हैं। एक प्रेशर मेजर होता है
सर ये पीको, ये ट्यूब होती क्या है, पीको स्टैटिक ट्यूब? पीटोस्टैटिक ट्यूब आपके जो फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट है, ठीक है, तो विंग जो एयरक्राफ्ट का विंग है, ठीक है, एयरक्राफ्ट के विंग के साथ ये मौजूद होगी इस तरह से, ठीक है। अब जब फ्लो आ रहा होगा ओके सर। तो इसके साथ नॉर्मल इस तरह से एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका 2 डायमेंशन व्यू आपको शो किया। जो फ्लो है वो एक पॉइंट यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। हम इन दोनों के दरमियान जो है वो बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम स्टेगनेशन प्रेशर के थ्रू वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। एक प्रेशर यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा जिसको हम कह रहे हैं आपके पास पी स्टेगनेशन, ठीक है। और सेकंड प्रेशर आएगा, अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे आपको ब्लैक होल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये ब्लैक होल्स क्या है? फ्लो इसके टेंजेंट जा रहा होगा, जिन पॉइंट्स पे फ्लो टेंजेंट रहेगा, ठीक है, वो आपको स्टैटिक प्रेशर दे रहे होंगे, और जिस पॉइंट पे फ्लो नॉर्मल आ रहा होगा, यहाँ पे फ्लो इस ट्यूब के अंदर जाके नॉर्मली जा रहा है, ठीक है, ये आपको इसका स्टेगनेशन प्रेशर दे रहा होगा। तो दोनों प्रेशर आ जाएंगे, ठीक है। इन प्रेशर के डिफरेंस से हम जो है वो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जिस तरह से मैंने अभी पिछली वाली आपको स्लाइड में बताया था, ठीक है। तो सिंपल 2 पॉइंट्स के दरमियान आप बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करके जो है वो फ्लो की वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट, इवन के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फ्लो तो उसकी फ्लो की अपनी वेलोसिटी इतनी नहीं होती जितनी ऑब्जेक्ट की होती है, ठीक है। रिलेटिवली मूव कर रहे हैं ना, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सर नंबर 0.1 से अलग से एक वो आ रही है, मतलब कि वॉल्यूम और प्रेशर। ठीक है, अच्छा पहले तो मैं इस डायग्राम की कंफ्यूजन जो है ना उसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर दूँ, ठीक है। पॉइंट जो आपके पास यहाँ पे ठीक है, जो आपके पास ये वाले जो पॉइंट्स, ठीक है, इसकी जो कंफ्यूजन इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये जो पॉइंट 2 है, ठीक है, और ये जो स्ट्रीम है ये पूरी अंदर एक ही जा रही है, ठीक है ना। ये एक पॉइंट 2 और 3 सेम है, ठीक है। तो पॉइंट 2 और पॉइंट 3 सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है, तो हम एक यूज कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यही हर चीज़ यहाँ पे लिखी है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या दे रही होगी कि स्टेगनेशन प्रेशर दे रही होगी, ठीक है। पॉइंट 1 और ये जो टेंजेंशियल होल्स है, ठीक है, इस पे जो फ्लो आ रहा होगा वो इस तरह से आ रहा होगा कि अगर मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके ड्रॉ करूँ तो फ्लो जो है ना उस तरह से जा रहा है बाहर से, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो सिर्फ उसकी जो बम्बार्डमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स है उसकी वजह से हो रहा है, और ये प्रेशर इसका स्टैटिक प्रेशर, ठीक है। और जब फ्लो इसकी नॉर्मली आ रहा है तो इस पॉइंट पे जो फ्लो को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रही है, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट का जो प्रेशर है बेसिकली वो स्टेगनेशन प्रेशर, ठीक है। दोनों प्रेशर जो है वो जो आपके पास मैनोमीटर्स होते हैं उनके थ्रू ही मेजर हो सकते हैं, और हाई जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके थ्रू ही मेजर होंगे। इन दोनों प्रेशर्स को हम जो है वो डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपली हम वेलोसिटी ऑफ द फ्लो को डिफाइन कर देंगे, ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट को डिफाइन। ओके सर, यस सर। सिमिलर ये चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। ये वाली मैं आपको एग्जांपल शो कर देता हूँ, बाकी बाकी क्लास कर पड़ेंगे, ठीक है। यही चीज़ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है यहाँ पे हमने मैनोमीटर्स की तरह आपको शो कर दी है, ठीक है। अब यू कैन से कि जो यहाँ पे फ्लो बिल्कुल इसके पैरेलल जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर आ रहा है, जबकि ये जो ट्यूब हमने अप्लाई की ये एक्ट कर रही है एज अ पीटो ट्यूब, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर मिल रहा है वो हमें स्टेगनेशन प्रेशर मिल रहा है, ठीक है। ये जो प्रेशर है, ठीक है, स्टेगनेशन प्रेशर मिल रहा है, ठीक है। स्टैटिक और स्टेगनेशन प्रेशर में फर्क क्या होता है? ऑब्वियसली एज यू कैन सी के स्टेगनेशन प्रेशर का फॉर्मूला हमने इस तरह से लिखा था, हाफ रॉ v1 स्क्वायर, तो p2 माइनस p1 करूंगा मैं तो वो बनाएगा हमारे पास क्या, वेलोसिटी हेड, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हेड, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे जो आपके पास हेड मिल रहा है, ठीक है, ये काइनेटिक हेड मिल रहा है, ठीक है। अब किसी ने मुझसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि आप हेड की फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर आप मैनोमीटर्स की बात करें, ठीक है, या इस तरह की जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस की बात करें, तो वहाँ पे जो प्रेशर आपको मिलता है वो किसके फॉर्म में मिलता है, हेड्स की फॉर्म में मिलता है, यानी कि लेंथ की डायमेंशन में मिल रहा होता है, ठीक है। तो वी कैन इजिली राइट दिस इक्वेशन, ठीक है, इन दी हेड फॉर्म एज वेल, ठीक है ना। प्रेशर को अगर हम इसको ड्रॉ गैमा से डिवाइड करवा दें, ठीक है, तो ये हेड की फॉर्म में भी राइट की जा सकती है, वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है, रॉ टाइम्स ग्रेविटी, ठीक है, और ये वाली जो टर्म हो जाएगी हाफ रॉ v1 स्क्वायर, ठीक है, ये रॉ जी के साथ डिवाइड हो जाएगी तो ये सिंपली बन जाएगा v स्क्वायर ओवर 2g, ठीक है। अब ये जो आपके पास बन जाएगा ये बेसिकली चेंज इन दी काइनेटिक हेड बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए हेड वाली चीज़ जो है उसको थोड़ा सा
समझना मुश्किल हो रहा होगा, सिर्फ अभी प्रेशर की फॉर्म में याद रखो। जो स्टेग्नेशन प्रेशर है, ठीक है, उसके अंदर स्टैटिक प्रेशर प्लस जो उसका डायनामिक प्रेशर है, दोनों इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। स्टैटिक प्लस डायनामिक जो प्रेशर है अप स्ट्रीम ऑफ द फ्लो, ठीक है, अप स्ट्रीम ऑफ द ट्यूब, उसको वो कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि अगर मैं स्टेग्नेशन पॉइंट पे आऊँगा तो ये दोनों जो टर्म्स हैं ये ऐड होके प्रेशर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, मेरे ख्याल में बाकी चीज़ें कल मैं पढ़ाता हूँ। सर ये जो पिछली एक डायग्राम थी जिसमें फैन लगा हुआ था, इसमें हम लोग बर्नौली नहीं लगा सकते इसकी बात कर रहे सर, हैं। इसके आगे। यस सर, इस सेंटर में। हाँ, मैंने एक्चुअली ये आगे कल यही समझाना है कि कहाँ कहाँ हम बर्नौली अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल दी, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन में भी देखो तो सिंपली क्या हो रहा है, मैं तुमने क्वेश्चन बताया तो इसको बताया तुम खाली इस वाली को, ठीक है, कि इस रीजन में आप देख लो तो बर्नौली वैलिड है, क्योंकि ऑब्वियसली एज यू नो कि 1 से 2 पे मैं बर्नौली अप्लाई करना चाहूँ कर सकता हूँ। इस आगे वाली डायरेक्शन में भी बर्नौली वैलिड है, ठीक है, क्योंकि हम अगेन यहाँ पे अगेन बर्नौली अगेन बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मसला क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ न्यू कांस्टेंट आ जाएगा। न्यू कांस्टेंट का मतलब इसकी एनर्जी का लेवल चेंज हो गया, ठीक है। इससे पहले एनर्जी कुछ और थी, आगे एनर्जी कुछ और है। बीच का जो रीजन है यहाँ पे जो है वो बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करने में बहुत ही आपके पास क्रूड रिजल्ट आएंगे, ठीक है, क्योंकि एक तो पहली बात तो एनर्जी चेंज हो रही है फैन की, ठीक है। लेट सपोज हमने फैन की एनर्जी अगर इंक्लूड भी कर ली तो और क्या क्या मसला है, और मसला ये कि फैन की वजह से यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी का इफेक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, विस्कोसिटी का इफेक्ट आ जाएगा, वॉल्स आ रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो बहुत नियर जो फ्लो होगा ना इसके, ठीक है, उसमें क्या होगा, विस्कोसिटी का इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वहाँ भी जो आपके पास बर्नौली इक्वेशन है वो अप्लाई नहीं की जा सकती, ठीक है ना। उस केस में ओके सर। ये बात है, जो आगे मजीद फर्दर विस्कस इक्वेशन है उनको यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे कि नाविस्टोक इक्वेशन है। बाकी दो चीज़ें मैं कल में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आगे के जो कुछ स्लाइड्स हैं, अब आगे जितना भी हमारा काम होगा, ठीक है, उसमें हमने इसी इक्वेशन को यूज़ करना है जो आपके पास बर्नौली इक्वेशन में रहती है। तो अपनी अटेंडेंस प्लीज मार्क कर दीजिए, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, और आज के लिए बस यहीं पर ही होल्ड करेंगे।